So we'll start with next topic today, that is axial magnetic field due to current in a circular loop. तो अगला टॉपिक है हमारा axial magnetic field, axial magnetic field due to current in a circular loop. और ये बेसिकली बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन ही है. तो व्हाट डू वी हैव इन दिस केसेस, हमारे पास एक सर्कुलर लूप है. सर्कुलर लूप के एक्सिस पे हमको फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन द लूप. सबसे पहले हम एक लूप इमेजिन कर लेंगे. और बाय द वे यहाँ पे डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो हर एक चीज़ तुमको अच्छे से ध्यान देनी पड़ेगी. तो हमारे पास एक सर्कुलर लूप है और ये सर्कुलर लूप है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड. और तुम पेपर पे लिखते हो तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. सो हमारे पास एक सर्कुलर लूप है. ये जो लूप है ये बोर्ड के अंदर ऐसा जा रहा है परपेंडिकुलर, और तुम पेपर पे लिखोगे तो पेपर के अंदर, राइट. और इसका जो रेडियस हम लोग लेंगे वो है ए. अभी आपका जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक में नोटेशन अलग है, वहाँ पे एक्सिस अलग लिया है. मैं टेम्पररी यहाँ पे एक्स एक्सिस पे फाइंड कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड. आपके टेक्स्ट बुक में जो है वो जेड एक्सिस पे फाइंड किया है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेरिवेशन सेम है. मैं आपको लास्ट में फॉर्मूला बता दूंगा, अगर जेड एक्सिस होगा तो क्या, वाई एक्सिस होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा. और ये जो लूप है इसका रेडियस है स्मॉल ए. इसमें से पास हो रहा है एक स्टेडी करंट आई. इसके एक्सिस पे, बाय द वे तुमको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिस. एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लूप एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप. तो अगर ऐसा लूप है, लूप के सेंटर से जो लाइन पास हो और वो लूप के प्लेन को परपेंडिकुलर हो, उसको बोलते हो एक्सिस. सो दिस इज एक्सिस ऑफ द लूप. और इस एक्सिस पे एक पॉइंट है P, सम पॉइंट P. इस P पॉइंट का सेंटर O से डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ है x. हमको इस P पॉइंट फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन द लूप. थोड़ा थोड़ा मैं लिखते भी जाऊंगा सो दैट यू ऑल्सो हैव एन आइडिया कि एग्जाम में लिखना कैसे है. और हर एक फिजिक्स का टॉपिक याद रखना एकदम सिंपल ही है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. तो ऐसा करेंगे, हमने लिया एक लूप, पहले वो एक्सप्लेन कर देंगे. सो वी हैव अ लूप. सो कंसिडर अ सर्कुलर लूप carrying steady current I with radius A. हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट पॉइंट P. तो वी वांट टू फाइंड आउट, एक काम करते हैं, इमेजिन अ पॉइंट P at a distance x from the center of the loop, where we want to find out, where we want to determine magnetic field. और क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन देख रहे हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि बायोट-सावर्ट लॉ आपको पूरे के पूरे लूप का मैग्नेटिक फील्ड एक साथ नहीं बताता, वो बताता है आपको ओनली फॉर अ एलिमेंट. तो अभी क्या करोगे, फिर इस पूरे लूप को इमेजिन करोगे टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स. So imagine the loop to be made up of large number of elements, each of length dl. उसमें से मैं एक एलिमेंट इमेजिन कर लूंगा ए पॉइंट पे, यहाँ पे. तो उसमें से मैंने एक एलिमेंट इमेजिन कर लिया यहाँ पे एट पॉइंट ए. तो इमेजिन वन सच एलिमेंट एट पॉइंट ए. और बाय द वे मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए
ये जो आप बोल रहे हो ना, कंसिडर सर्कुलर लूप कैरिंग स्टेडी करंट आई, ये जो लूप है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड. गुड. तो हमने एक एलिमेंट ले लिया आई पे. तो इमेजिन वन सच एलिमेंट एट पॉइंट ए. अब जब ये ए एलिमेंट में से करंट पास होगा तो वो करंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा पी पॉइंट पे. और अगर आपको याद होगा, व्हाट यू डू इज, आप क्या करते हो, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वहां से एलिमेंट के सेंटर तक क्या ड्रॉ करते हो, एक लाइन ड्रॉ करते हो. इसको क्या बोलते हो, आर. ये क्या है, आर. बराबर, पक्का. और इसको वेक्टर बनाना है तो ये आर बार बन गया. और ये डीएल बार है, ये लेंथ एलिमेंट है डीएल बार. तो ये याद रखना, ये याद रखना पड़ेगा तुमको. तो जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है वहां से एलिमेंट के सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको बोल देते हैं आर. याद रखना ये, पक्का. अब अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, जब इस एलिमेंट में से करंट पास होगा तो पी पॉइंट पे क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड. और दैट इज गिवन बाय, सो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, according to Biot-Savart law, magnetic field due to this element at point P is given by dB बार. अभी मैं जानबूझ के वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ. dB बार इक्वल्स टू, इफ यू रिमेंबर, म्यू 0/4 पाई आई dl बार क्रॉस r बार अपॉन r क्यूब. तो जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो नीचे r क्यूब आता है, जब स्केलर फॉर्म में लिखते हो तो नीचे r स्क्वायर आता है, ऊपर r नहीं आता है. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि तुमको ये समझने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ये डीएल बार क्रॉस आर बार होता है. मतलब ये डीएल बार को और आर बार को दोनों को परपेंडिकुलर है. क्यों, क्योंकि अगर ए बार क्रॉस बी बार लिख रहे हो ना, तो ए बार क्रॉस बी बार इज अ न्यू वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार. वैसे ही डीबी बार क्या आ रहा है, डीएल बार क्रॉस आर बार. इसका मतलब क्या होता है कि डीबी बार दोनों को ही परपेंडिकुलर है. इसको डीएल को और आर. अब थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना, पे अटेंशन प्रॉपरली. ये था हमारा डीएल और ये है आर बार. बराबर, ये डीएल है, ये आर बार है. अब तुमको थोड़ा सा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये 3D ज्योमेट्री है, तुम 2D पे ड्रॉ कर रहे हो, तुम 3 डायमेंशनल चीजों को एक बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हो, तो इसलिए ध्यान में नहीं आता ये, क्योंकि लूप ऐसा जा रहा था ना अंदर, तो ये लूप का पार्ट है ना डीएल. और ये लाइन ऐसी है आर बार. बराबर. अब मैंने बोला कि डीबी मैग्नेटिक फील्ड दोनों को परपेंडिकुलर है, तो ऐसा आएगा कि नहीं यहाँ पे, इधर आएगा ना. देखो ये परपेंडिकुलर बना कि नहीं, एंगल 90 है कि नहीं. और अगर इसी को मैं यहाँ ले आया तो ये डीएल के साथ भी परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं, यस. तो रिमेंबर ये जो पी पॉइंट पे तुम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हो ड्यू टू एलिमेंट एट ए, यहाँ पे जो फील्ड जनरेट होगा वो ऐसा है, परपेंडिकुलर है. क्या है वो, परपेंडिकुलर है. किसको परपेंडिकुलर है, दोनों को, आर बार को भी और डीएल बार को भी, आर बार को भी और डीएल बार को भी. इमेजिन ये एंगल कितना हुआ, 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है. इसको मैं नाम देता हूँ पी क्यू और इसकी वैल्यू कितनी है, डीबी. कितनी वैल्यू है इसकी, डीबी. पक्का, श्योर. अब एक काम करते हैं, यहाँ वाले एंगल को अल्फा बोल देते हैं और एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. सही है, पक्का, गुड, श्योर, 100%. अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना है, ये टोटल एंगल कितना हुआ, 90 माइनस अल्फा. बराबर, ये टोटल 90 हुआ ना. हाँ, तो ये कितना हुआ, 90 माइनस अल्फा. तो ये एंगल कितना हुआ, 90 माइनस अल्फा. राइट. ये टोटल एंगल कितना है, 90. उसमें से एक पार्ट कितना है, 90 माइनस अल्फा. तो पता है बचा हुआ दूसरा पार्ट कितना होता है, अल्फा. तो ये कौन हो गया, अल्फा. ये कौन हो गया, अल्फा. अब ये जो डीबी बार है ना, इसके हम लोग 2 कंपोनेंट्स कर लेंगे. एक कंपोनेंट जाएगा यहाँ पे, एक कंपोनेंट जाएगा यहाँ पे. और तुमको ये पता होना चाहिए, यू मस्ट नो दिस नाउ, ये बहुत बेसिक चीजें हैं कि जो एंगल को लग के कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, साइन की कॉस. तो ये वाला आ गया आपका डीबी कॉस अल्फा, डीबी
कॉस अल्फा, dB कॉस अल्फा। इसको कुछ नाम देता हूँ, लेट अस से PS। बराबर। और ये PQ था ना, इसको PR बोल देता हूँ, PR। ये PQ हो गया, फिर दिस इज PR। करेक्ट। ये कौन है फिर? dB साइन अल्फा। कौन है ये? dB साइन अल्फा। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? गुड। तो आपने कंपोनेंट्स कर लिए। हाँ, और दूसरा, अब अगर मैं इसको स्केलर फॉर्म में लिखता हूँ, स्केलर फॉर्म में, तो स्केलर फॉर्म में ये क्या आएगा? स्केलर फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको? इसको लिखोगे dB इक्वल्स टू, when you write it in scalar form, dB equals to mu 0 by 4 pi I dl sin theta by r square। I dl r sin theta अपन r क्यूब था, एक r कैंसिल हो गया, क्या बच गया? r स्क्वायर हो गया। बराबर। अभी व्हाट इज दिस थीटा? थीटा याद है क्या था? थीटा था एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द एलिमेंट टू द पॉइंट एंड द एलिमेंट इटसेल्फ। ये एलिमेंट था, ये एलिमेंट था, ये लाइन था। बराबर। इन दोनों में एंगल कितना दिख रहा है? इन दोनों में एंगल कितना है? 90। कितना है? 90। तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया? 90। तो हियर थीटा इज 90। अगर थीटा 90 है तो साइन थीटा मतलब साइन 90 कितना हो गया? 1। बराबर हो गया। वेरी गुड। तो यू हैव dB इक्वल्स टू म्यू 0 बाय 4 पाई I dl बाय r स्क्वायर। इसको बाद में यूज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 बोल देते हैं। क्लियर? अब एक काम करो, अब जैसे तुमने एक लेंथ एलिमेंट A पे लिया ना, अब एक लेंथ एलिमेंट B पे भी ले लो, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे। तो यहाँ पे एक पॉइंट इमेजिन करो B, यहाँ पे ले लो एक लेंथ एलिमेंट। ऐसा क्यों कर रहे हैं समझेगा थोड़ी देर में तुमको। ये रेडियस हो गया है, बराबर। गुड 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 गुड, यस। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस भी क्या हो गया? R। तो ये वेक्टर भी क्या बन गया? R। तो जैसे जैसे A एलिमेंट का जो फील्ड था वो DL और R को परपेंडिकुलर था, वैसे ही B एलिमेंट का जो फील्ड है वो भी DL को और R को परपेंडिकुलर होगा, वो यहां पे होगा। ओके। इसको नाम दे देता हूं मैं PR डैश। अगर ये एंगल अल्फा है तो यहां पे भी एंगल क्या आएगा? अल्फा आएगा। सेम फिजिक्स, जैसे तुमने इसके 2 कंपोनेंट किए, इसके भी 2 कर लो। इसको बोल दो PS डैश, और ये कौन हो गया? ये कौन हो गया? dB कॉस अल्फा। और ये कौन हो गया? dB साइन अल्फा। और दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम है। क्यों सेम है? करंट सेम है। क्यों सेम है? लेंथ एलिमेंट भी सेम है। अभी जब करंट सेम हो, जब लेंथ एलिमेंट सेम हो, जब डिस्टेंस भी सेम हो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा? सेम। तो A का और B का P पॉइंट पे फील्ड सेम है, तो हमने उसके कंपोनेंट कर लिए। ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने और एक लेंथ एलिमेंट इमेजिन कर लिया B पॉइंट पे। पहले तो हमने इसके कंपोनेंट्स किए थे DB के। तो DB के कंपोनेंट्स कर दिए थे हमने, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ओके। तो वो मैं लिख नहीं रहा अभी, आपको पता है कि हमने कंपोनेंट्स किए, वो तो नोट्स में भी है। तो इमेजिन वन मोर लेंथ एलिमेंट at point B, which is diametrically opposite to A, which is diametrically opposite to A. ओके। तो इसका भी मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा? एट पॉइंट P। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट एट पॉइंट P इज सेम, वैल्यू वाइज सेम है वो। तो जितना A की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुआ, उतना ही B पे जो एलिमेंट था उसका भी वही हुआ, म्यू 0 बाय 4 पाई I dl बाय r स्क्वायर। सेम है। बराबर। अभी इनके तुमने कर दिए कंपोनेंट्स, और अगर आप देख रहे हो डायग्राम में, जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है दे आर इक्वल बट अपोजिट। इक्वल और अपोजिट कंपोनेंट्स का क्या होता है? कैंसलेशन। क्या होता है? कैंसलेशन। क्या होता है? कैंसलेशन। राइट। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स of field due to element at A
element at A and B cancels out, राइट। तो जो रिजल्टेंट फील्ड होगा, वो होगा ओनली बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, क्योंकि वर्टिकल तो कैंसिल हो गए, हॉरिजॉन्टल का क्या होगा, एडिशन। और ये थीटा नहीं है, ये अल्फा है, दिस इज अल्फा। गुड। तो देयरफॉर नेट फील्ड एट पी इज डीबी नेट। अभी भी मैं डीबी लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अभी तक सिर्फ स्मॉल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैंने पूरे लूप की बात ही नहीं की। तो हम लोग फिलहाल सिर्फ स्मॉल एलिमेंट्स का ही देख रहे हैं। तो ये होगा डीबी साइन अल्फा प्लस डीबी साइन अल्फा। और थोड़ा अच्छे से ध्यान दो क्योंकि इंटीग्रेशन में गलती हो जाएगी अदरवाइज। तो डीबी नेट इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 डीबी साइन अल्फा। ये 2 डीबी साइन अल्फा जो आपका आया है ना, वो दो पेयर का है, मतलब दो एलिमेंट्स का है, पेयर का। और ये पेयर कैसे थे, डायमेट्रिकली अपोजिट थे, राइट। अभी तो 2 ही एलिमेंट लिए, ऐसे बाकी के पेयर में तो लूंगा ना मैं, ऐसे बाकी के पेयर मतलब एक यहाँ लूंगा, एक उसको अपोजिट लूंगा, इन दोनों का मिला के भी क्या आएगा, डीबी साइन अल्फा। एक यहाँ लूंगा, एक वहां लूंगा, इसका भी क्या आएगा, डीबी साइन अल्फा। कितनी बार, 2 टाइम्स। क्यों 2 टाइम्स, क्योंकि कॉस अल्फा कंपोनेंट्स क्या हो रहा है, कैंसल, राइट। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऑब्टेन करते हो, इंटीग्रेशन, राइट। सो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड is obtained by integration. Therefore you have total field as integration dB net. अभी इसके आगे गड़बड़ होना चालू जाती है। हमको पूरे लूप का चाहिए, किसका चाहिए, पूरे लूप का। किसका चाहिए, पूरे लूप का। तो पूरे लूप पे जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कौन से एंगल से कौन से एंगल तक इंटीग्रेट करूंगा, पूरा लूप मतलब कितना एंगल, 2 पाई, बराबर कितना, 2 पाई। तो 0 से कितना, 360 मतलब 2 पाई। तो इंटीग्रेशन करते वक्त लिमिट्स क्या लगाओगे, 0 टू 2 पाई नहीं लगाओगे। यही तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ गड़बड़ होती है। क्यों, क्योंकि ये जो तुमने 2 डीबी साइन अल्फा लिखा, ये दो एलिमेंट्स का था। मतलब तुम अगर 0 से 2 पाई इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो हर एक एलिमेंट को 2 बार काउंट कर रहे हो। डीबी कॉस अल्फा कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि तुमने 2 एलिमेंट्स लिए, तो डीबी कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, बराबर। तो नेट फील्ड कितना है, 2 डीबी कितना, 2 डीबी। तो तुम जो 2 डीबी साइन अल्फा लिख रहे हो, ये किसका है, दो एलिमेंट्स का है। तो मैं जब इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे आधा ही लूप लेना पड़ेगा अब, क्योंकि ये पेयर में था, अपोजिट वाले। अगर तुम पूरा लूप लेते हो ना वापस से, तो तुम हर एलिमेंट को डबल काउंट कर रहे हो। अगर वो कंफ्यूजन हो तो एक काम करो, अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है ऐसा कैसा, तो फिर इधर 2 मत लिखो। अगर इधर 2 लिख रहे हो तो इधर 2 मत लिखो। दोनों में से एक करना पड़ेगा आपको। तो रिमेंबर, हमने अगर यहाँ 2 लिखा तो यहाँ 2 नहीं लिखेंगे फिर, या तो फिर यहाँ 2 मत लिखो। गुड। तो नोट्स में मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, तो नोट्स में मैंने अप्रोच अलग दिया है। गुड। तो देयरफॉर यू हैव बी इक्वल्स टू 0 टू पाई, और मैं लिमिट्स चेंज करूंगा बाद में, पाई के साथ कुछ और भी लगाऊंगा मैं बाद में। क्या जाएगा, 2 डीबी साइन अल्फा, तो बी इक्वल्स टू 0 टू पाई, 2 बाहर आ गया, डीबी, व्हाट इज डीबी, म्यू 0 बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर, व्हाट इज साइन अल्फा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। व्हाट इज साइन अल्फा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a बाय आर, बराबर। गुड। तो देयरफॉर यू हैव म्यू बी इक्वल टू 0 टू पाई। अच्छा, म्यू 0 बाय 4 पाई ये कांस्टेंट है, तो सारे कांस्टेंट को बाहर निकाल लेता हूँ। तो व्हाट आई विल डू इज, जितने भी कांस्टेंट है उनको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेता हूँ। तो b इक्वल टू 2 म्यू 0 बाय 4 पाई, बराबर। करंट कांस्टेंट है, यस, स्टेडी करंट है, 0 टू पाई डी एल, ए कांस्टेंट है, हाँ ए भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अपॉन आर क्यूब।
बराबर। डीएल को बाहर मत निकालना, क्योंकि फिर तुम इंटीग्रेट किस पे कर रहे हो। प्रोसेस तो ये है ना कि एक लेंथ एलिमेंट का हम लोग फील्ड निकालेंगे, फिर पूरे लेंथ एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो इंटीग्रेट किस पे कर रहे हो, लेंथ एलिमेंट पे। किस पे कर रहे हो, लेंथ। किस पे, लेंथ एलिमेंट। किस पे, लेंथ एलिमेंट। बराबर। अब देखो क्या है, आप इस मैथ्स को और फिजिक्स को समझने का अपना अपना तरीका होता है। कई जगह पे डीएल को आर डी थीटा लिखते हैं, आर इंटू डी थीटा, क्योंकि डीएल लेंथ एलिमेंट इज रेडियस इंटू एंगल, ऐसा लिखते हो, है ना। तुम भी लिख सकते हो अगर तुम लिख रहे हो। वैसे रेडियस तो हमारे केस में ए था, क्या था, ए था। तो क्या लिखूंगा मैं डीएल को, ए डी थीटा। क्या लिखूंगा मैं, ए डी थीटा लिख सकता हूँ, वैसा भी लिख सकता हूँ। या फिर अगर ऐसा नहीं लिखना, तो तुम जब इंटीग्रेट कर रहे हो ना, ये एलिमेंट है, लेंथ है, लेंथ, और ये एंगल है, दोनों सेम है क्या, नहीं, नहीं ना। तो या तो फिर इधर ए लिख दो, या तो लिमिट्स में ए लिखो। अगर लिमिट्स में ए नहीं लिखना होगा तो डीएल को लिखना पड़ेगा ए डी थीटा। क्या लिखना पड़ेगा, ए डी थीटा। बराबर, ठीक है, तो ऐसा करेंगे। तो व्हाट यू विल हैव इज, बट यू कैन से स्मॉल लेंथ एलिमेंट इज आर्क, और आर्क इज रेडियस इनटू एंगल। बराबर, गुड 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 गुड। तो यू हैव बी इक्वल्स टू, और एक चीज, वो जो स्मॉल आर था, वो जो स्मॉल आर था वो हाइपोटेन्यूज है। क्या है वो, हाइपोटेन्यूज है। क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आएगा वो, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ। हमको आर का क्यूब चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, रेज टू 3/2। बराबर। तो देयरफॉर ये जो मैग्नेटिक फील्ड तुम फाइंड कर रहे हो, ये आ गया 2, ये आ गया म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब। व्हाट इज आर क्यूब, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। ये कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया। बोलो कांस्टेंट कैसे है। मेरे को बात बताओ, तुम एलिमेंट कहीं भी लेते, रेडियस चेंज होने वाला है क्या, ए के चेंज होने वाले क्या, नहीं। एक्स के लिए चेंज होने वाली है क्या, नहीं। तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को तो बाहर निकालो, बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 0 से पाई, 0 से पाई, किस पे इंटीग्रेशन, डीएल पे। लेकिन डीएल खुद क्या है, ए डी थीटा है। क्या है, ए डी थीटा है, और ए क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ए और ए कितना हो गया, ए स्क्वायर। तो तुमको मिल गया बी इक्वल्स टू 2 म्यू 0/4 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, और सिर्फ बचेगा आपका इंटीग्रेशन डी थीटा 0 टू पाई। व्हाट इज इंटीग्रेशन डी थीटा, व्हाट इज इंटीग्रेशन डी एक्स, एक्स। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन डी थीटा, थीटा। तो यू हैव 2 म्यू 0/4 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, 0 टू पाई। तो ये आ गया आपके पास, ये 1 ज़ा ये हो गया 2 ज़ा, तो म्यू 0/2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और ये पाई पाई भी क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या आ गया आपके पास, एक्सियल फील्ड क्या आ गया, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस इज म्यू 0/2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। देखो चेक करो, है क्या, है पक्का पक्का यही फॉर्मूला है ना। नहीं तो नीचे 4 पाई 2 पाई ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा ना आपको। पक्का सही है, यही है, बराबर, गुड गुड। तो अब हमको फाइंड करना है, जागते रहो, शिकल तो टिकल। और फिजिक्स, यू शुड नो दिस, फिजिक्स इज फिजिक्स, फिजिक्स इज मैथ ऑल्सो। यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ टू डू फिजिक्स। कोई नहीं सिखा सकता आपको तो अदरवाइज। अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी कि थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यू शुड अपग्रेड योर सेल्फ। करना ही चाहिए। हर सब्जेक्ट इजी दे दिया तो फिर मजा ही क्या, व्हाट इज चैलेंजिंग देन, नथिंग, फ्री के मार्क्स। गुड, और डिफिकल्ट करना चाहिए। चलो ध्यान दो अब यहाँ पे। अभी हम देखेंगे स्पेशल केसेस। ये तो फॉर्मूला मिल गया हमको,
अभी हमको 3 स्पेशल केसेस देखेंगे। अभी स्पेशल केसेस ऐसा कुछ नहीं होता, स्पेशल केसेस आर सर्टेन कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, हमने अब तक सिर्फ एक सिंगल टर्न की बात की, लूप में एक ही टर्न था, पर लूप में ऐसा भी तो हो सकता है ना, n नंबर ऑफ टर्न्स हो सकता है ना, हो सकता है ना। तो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो फॉर n टर्न्स अगर एक टर्न का मैग्नेटिक फील्ड b है तो n टर्न्स का कितना होगा, n इंटू बी। तो टोटल फील्ड विल बी n इंटू बी। तो n इंटू बी, बी इज म्यू जीरो बाई टू I a square upon a square plus x square raised to 3 by। बराबर, गुड। नंबर 2, at the center of the loop, at the center of the loop, वो तो तुमने लास्ट लेक्चर में ही फाइंड किया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, म्यू जीरो बाई टू आई बाई आर। आर मतलब रेडियस, यहाँ पे रेडियस कौन है, ए है, तो आई बाई ए, बराबर। और आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, सेंटर इटसेल्फ इज अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। ये जो सेंटर है ना, ये खुद एक्सिस पे एक पॉइंट है, लेकिन 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 सेंटर एक्सिस पे ऐसा पॉइंट है जिसके लिए x की वैल्यू 0 है। क्यों, ये P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे था, x है ना, था कि नहीं, यस और नो। तो ये P पॉइंट यहाँ था, कितने डिस्टेंस पे था, x। अब इसी पॉइंट को उठा के मैं यहाँ ले आया, तो x की वैल्यू क्या कर दी, 0। तो अगर आपको सेंटर पे फाइंड करना है तो x की वैल्यू क्या होगी, 0। क्या होगी, 0। तो एट द सेंटर मतलब x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, बराबर। तो अगर x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या बन जाएगा फिर, therefore you will have what was total field, it was n times of म्यू 0 बाई 2 बराबर आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो गई। तो देयरफॉर यू हैव b इक्वल्स टू n इंटू म्यू 0 बाई 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए रेस टू 2 और 3 बाई 2, 2 हो गया कैंसल, नीचे बचा a क्यूब, ऊपर बचा a स्क्वायर, तो नीचे कितना बचा a। तो b इक्वल्स टू n म्यू 0 बाई 2 आई बाई ए। यही इक्वेशन था जो हमने आर्क के फॉर्मूला से डिराइव किया था, यही वही इक्वेशन है, सिर्फ उधर तुम a को r बोल रहे थे। इसका मतलब यहाँ से भी तुमको सेम फॉर्मूला मिल रहा है और मिलना भी चाहिए था। ये हो गया सेकंड केस। तीसरा, अगर ऐसा हुआ, कैसा हुआ, एट अ फार अवे पॉइंट, मतलब ये एट अ फार अवे पॉइंट मतलब क्या बताता हूँ। वैसे फार अवे पॉइंट को तुम शॉर्ट डाइपोल भी बोलते हो। मतलब क्या होता है उस केस में, लूप का रेडियस बहुत छोटा है और जिस पॉइंट पे तुम फील्ड फाइंड कर रहे हो वो बहुत दूर है। तो जिस पॉइंट पे तुम फील्ड फाइंड कर रहे हो, x डिस्टेंस पे जो तुम फील्ड फाइंड कर रहे हो, वो x डिस्टेंस, x की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और a की वैल्यू बहुत छोटी है। x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो फार अवे पॉइंट के लिए कंडीशन क्या बनता है, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। और अगर ऐसा है तो मुझे बताओ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था, इसी में हम लोग ऐसा लिख लेंगे, म्यू 0 बाई 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, और रेस टू क्या आ जाएगा, 3 बाई 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज फील्ड, n म्यू 0 बाई 2 आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका फॉर अ फार अवे पॉइंट। इसको शॉर्ट डाइपोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट डाइपोल। क्लियर यहाँ तक। अब यही सब आपके टेक्स्ट बुक में हमने जो लूप लिया, हमने वो लूप ऐसा लिया, हमने जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड किया वो x एक्सिस पे था, इसलिए हमने p पॉइंट के डिस्टेंस को क्या लिखा था, x। हमने रेडियस को क्या बोला था, a। क्या बोला था, a। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं किया है,
आपके टेक्स्ट बुक में ना, आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया वो समझ लो। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा किया है, जिस पॉइंट पे तुमको फील्ड फाइंड करना है वो कौन से एक्सिस पे दिया है, जेड एक्सिस पे। तो एक्स यहाँ पे क्या लिखा है, जेड, और रेडियस यहाँ पे क्या लिखा है, आर। बस। तो तुमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था ना, क्या डिराइव किया था तुमने, μ0/2 पाई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। तो वहां पे जहां जहां पे ए है वहां वहां पे आर है, जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे जेड है। बस, दैट्स द ओनली डिफरेंस। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक छोटा टॉपिक है, वेरी स्मॉल। अगले टॉपिक का नाम है, क्या नाम है पता है, दिया ना, क्या दिया है, हाँ, मैग्नेटिक लाइंस फॉर अ सर्कुलर लूप। एक्चुअली वो टॉपिक से नीचे और एक है, सर्कुलर लूप कैरिंग अ करंट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो रियल नेम इज दैट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप carrying a current as a magnetic dipole। अब पहले समझ लेते कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। मैग्नेटिक डाइपोल तुमको ये पता होना ही चाहिए। डाइपोल मतलब दो पोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब दो पोल, उसमें से एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मतलब दो पोल, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तुम अगर एक बार मैग्नेट ले आओगे तो बार मैग्नेट में एक पोल कौन सा होता है, नॉर्थ, दूसरा कौन होता है, साउथ। तो यहाँ पे मैग्नेट तो है ही नहीं ना, हमने कहाँ मैग्नेट यूज किया, हमने तो बोला लूप था, लूप में करंट पास कर दिया। अब होता ऐसा है, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से सुन लो, आने वाले चैप्टर्स का और सीईटी के लिए इस चैप्टर का बेस बनने वाला है वो। जब मेरे पास एक करंट कैरिंग लूप है, कौन सा लूप है, करंट कैरिंग, कौन सा लूप है, करंट कैरिंग, कौन सा लूप है, करंट कैरिंग। करंट कैरिंग लूप में जब करंट जा रहा है, मेरे को करंट दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और तुमको ये करंट पता कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो ये लूप का मेरे साइड वाला पार्ट, उसमें करंट कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। वो नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है, कैसा बिहेव करता है, नॉर्थ पोल। और तुमको क्या दिख रहा है, तो वो साउथ जैसा बिहेव करता है, कैसा, साउथ। तो उसी करंट कैरिंग लूप का एक साइड साउथ पोल है, दूसरा साइड नॉर्थ पोल है। तो करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर लूप कैरिंग अ करंट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब एक लूप, सर्कुलर लूप जिसमें करंट था, उसके दो पोल्स है, तो वो कैसा बिहेव कर रहा है, डाइपोल जैसा बिहेव कर रहा है। कैसा कर रहा है, डाइपोल, बराबर है, राइट। मेरे बोलने से कुछ होगा क्या, नहीं, हमको शो करना पड़ेगा। अब शो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन। हम लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फॉर्मूला था, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमने 11th स्टैंडर्ड में या अभी 12th में ही, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, हम लोगों ने डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है, 11 में किया था। डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्शियल पॉइंट पे किया था और एक इक्वेटर पे किया था, 11th स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से। 11th स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमने डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया एक्सिस पे और इक्वेटर पे। वो फॉर्मूले को अगर इस फॉर्मूला से कंपेयर किया जाए जो हमने अभी डिराइव किया, अगर कंपेयर किया जाए और अगर वो दोनों फॉर्मूला सेम दिखे, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के फील्ड लाइन जैसे है, जैसे दिखते हैं, वैसे ही किसके दिखेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल के दिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से जो हमने अभी डिराइव किया। वी नो दैट, व्हाट डू वी नो, वी नो दैट एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अभी डिराइव किया हमने, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर। मैं जानबूझ के नोटेशन चेंज कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में जब नोटेशन चेंज करके आता है तुमको फॉर्मूला नहीं याद रहता फिर। सो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप ऑफ रेडियस आर एट अ डिस्टेंस z। पहले हम लोग x डिस्टेंस में देख रहे थे, अभी किस पे देख रहे हैं,
Z इज क्या था फॉर्मूला डिराइव किया था हमने अभी, म्यू 0/2, n टर्न्स होंगे तो n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अभी n टर्न्स की बात नहीं कर रहा मैं, I इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू 3/2। इक्वेशन नंबर 1, इफ अगर ये z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, मतलब शॉर्ट डाइपोल अभी बताया, तो इस केस में then in this case what will be r square plus z square approximately equal to z square, therefore b का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, b का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू 0/2 i r square अपॉन z square रेज टू 3/2। ओके, तो ये और ये हो जाएगा कैंसल, तो क्या बन गया, b इक्वल टू म्यू 0/2 i r स्क्वायर अपॉन z क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। गुड 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 गुड, पक्का 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 पक्का। ये सर्कुलर लूप है कि नहीं, हाँ कि ना, रेडियस आ रहा है ना इसका, व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, pi r square, right, but area of circle is pi r square, it is pi r square, so therefore r square is a by pi, equation number 3, equation 3 equation 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, therefore from equation number 2 and 3 we have b equals to mu 0/2 i by z cube r square which is a by pi, आपको पता है करंट इनटू एरिया को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, हमने डिफाइन किया है NIA, किया था ना हमने डिफाइन। अरे ऐसा क्या करते हो, मैंने बोला था कि टॉर्क होता है NIA b sin थीटा, दो कॉइल को कंपेयर करने के लिए, दो गैल्वेनोमीटर को कंपेयर करने के लिए हमको पैरामीटर चाहिए, ऐसा बोला था मैंने तुमको, और इसको हमने बोला था डाइपोल मोमेंट म्यू, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू, सिर्फ मैं यहाँ पे म्यू को m बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखो ये म्यू 0 में कंफ्यूज हो जाओगे, फिर ये म्यू 0 परमेबिलिटी है, इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ उसको n, अगर एक ही टर्न हो n की वैल्यू क्या हो 1, तो IA क्या बन गया, डाइपोल मोमेंट, तो ये IA कौन है, डाइपोल मोमेंट है, कौन है ये, डाइपोल मोमेंट है, हाँ तो याद रखना इसको, बट I into A is M which is magnetic dipole moment, magnetic dipole moment, okay okay okay, therefore ये जो इक्वेशन है b इक्वल्स टू म्यू 0/2 पाई, बोलोगे पाई कहाँ से आए, ये था ना पाई इधर, हाँ IA क्या हो गया m अपॉन क्या हो गया z क्यूब, मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, तो b पता है क्या बन गया, म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई 2m बाय z क्यूब, इक्वेशन नंबर 4। But we know that axial electric field of electric dipole is, पता है आपको, याद है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, वेक्टर फॉर्म, और ये भी वेक्टर है, इसको भी तुम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, E बार इक्वल्स टू, पता है क्या आता है वो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इधर 4 पाई नीचे, इधर भी 4 पाई नीचे, इधर म्यू 0 ऊपर, इधर एप्सिलॉन 0 नीचे, 2 z क्यूब, इधर ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, उधर वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो तुम अगर कंपेयर करोगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक मतलब करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम दिखता है कि नहीं, एनालॉगस है ना, सेम है ना, इसका मतलब अगर वो फॉर्मूला
इलेक्ट्रिक डाइपोल का फील्ड रिप्रेजेंट करता है, तो ये किसका करता है? मैग्नेटिक डाइपोल का करता है। तो सिंस इक्वेशन 4 एंड 5 आर एनालॉगस, मतलब सिमिलर है, देयरफॉर इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो वो किसका मैग्नेटिक फील्ड है? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट कैरिंग लूप कैसा बिहेव कर रहा है? मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव कर रहा है। अब उसके फील्ड लाइंस कैसे दिखेंगे वो भी देखना पड़ेगा। आपको फिर पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के फील्ड लाइंस कैसे थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में तुम्हारे पास दो चार्जेस थे, एक था पॉजिटिव चार्ज, एक था नेगेटिव चार्ज। और अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होते थे और नेगेटिव पे खत्म होते थे। ऐसा होता था ना? जितना दूर जाओगे उतना फील्ड लाइंस कम हो जाएंगे, था कि नहीं ऐसा? राइट। तो मैग्नेटिक डाइपोल, और ये डाइपोल किसका है? करंट कैरिंग लूप का है। किसका? ये करंट कैरिंग लूप का है। तो हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है। कौन है हमारे पास? करंट कैरिंग लूप है। हमारे पास है एक करंट कैरिंग लूप। उसका एक्सिस कौन है? उसका एक्सिस जेड एक्सिस है। कौन है उसका एक्सिस? जेड एक्सिस है, क्योंकि हमने जेड एक्सिस पे फाइंड किया ना, अभी फॉर्मूला लिखा जेड एक्सिस के लिए, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना अच्छे से। ये करंट लिया मैंने एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर वाला पार्ट एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखा रहा है, तो नॉर्थ पोल हो गया। इसी को नीचे से देखूंगा तो क्लॉकवाइज, तो नीचे साउथ पोल हो गया, ऊपर कौन हो गया? नॉर्थ पोल। तो जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव पे खत्म होते हैं, यहाँ पे नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पे खत्म होते हैं। तो ऐसे फील्ड लाइंस आएंगे, नॉर्थ से स्टार्ट होंगे, साउथ पे खत्म होंगे, दोनों साइड आएगा ऐसा, दोनों साइड्स। ओके, यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा, यहाँ पे भी वो वैसे ही होगा। बराबर। और जैसे जैसे तुम इस लूप से दूर जाओगे, वैसे वैसे फील्ड लाइंस कम होते जाएंगे, लेस क्राउडेड होते जाएंगे। तो देखो ये डायग्राम भी दिया है ना? बराबर, गुड, पक्का डन। ठीक है, तो विल हैव टू स्टॉप यार, क्योंकि अगला टॉपिक जो एम्पियर्स लॉ है आपका, है ना, एम्पियर्स लॉ, उसको एक पूरा लेक्चर लगेगा आपने को, क्योंकि वो स्टार्ट करके मैं बीच में नहीं रुक सकता हूँ, तो वी विल हैव टू स्टॉप हियर।